नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सरदार जहीर, मरकज टीवी यूएसए इस्लामाबाद से। हमारे साथ हैं अतीको रहमान सदीकी साहब। सर, हम आपके मशहूर हैं, आपने मरकज टीवी को टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त इलेक्शन में जो मामलात चल रहे हैं उसमें अतीक रहमान साहब की जो स्पेशलिटी है वो 2015 से पीटीआई के कानूनी मैटर देखते आ रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि जो अभी हालिया इलेक्शन हुए हैं और जिसमें इनका कहना है कि इनकी सीटें ज्यादा हैं, क्या वो इससे असेंबली में अपनी पोजीशन बहाल कर सकेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सबको मालूम है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, वो खैबर से कराची तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खसूसन खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में स्वीप किया है और सबको मालूम है ये ओपन सीक्रेट है। और इलेक्शन लॉज में जो फॉर्म 45 है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब एक पोलिंग स्टेशन से कोई कैंडिडेट जीतता है तो उसको फॉर्म 45 इशू किया जाता है, जिसमें जितने जितने कैंडिडेट से वोट्स लिए हुए हैं, कितने रिजेक्टेड हुए हैं, कितने चैलेंज वोट है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन फॉर्म 45। और क्योंकि एमएनए के इलेक्शन में तकरीबन 3 से लेके 350 जो है पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो जाहिर है एक पोलिंग स्टेशन से अगर जीतता है तो वो फिर जाता है आरओ के पास। इसका मतलब है 300 से लेके 350 प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां पर जब अनाउंस करके और पेस्ट करके अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर वो जाता आरओ के पास। अब सिर्फ हमारा क्लेम नहीं है, सब ये कह रहे हैं कि पीटीआई जीत गई है और इनको रिक किया गया है। अब क्या हुआ? ये कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां पहुंचे आरओ के पास, तो आरओ ने कानून के मुताबिक जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आरओ के पास जा सकते हैं, ताकि वो अपनी निगरानी में देखे कि एक पीओ आ रहा है, दूसरा प्रिजाइडिंग आ रहा है, तीसरा आ रहा है, और वो अपने सामने देखे कि जनाब वो जमा कराए कि जनाब यही फॉर्म 45 जो हमें दिया है ये जनाब आरओ को भी दे रहे हैं। और बैग में अगर कोई प्रॉब्लम है वो के सील होता है, उस वक्त नहीं खुलता, जब एप्लीकेशन दी जाती है उस वक्त दिया जाता है। तो मुख्तसर ये कि आरओ ने किसी भी पीटीआई के कैंडिडेट्स को आरओ के दफ्तर में आने ही नहीं दिया। पूरे पाकिस्तान में ऐसा हुआ, आपने वीडियोस भी देखी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जनाब जब फॉर्म 45 पहले रात को, और सेकेंड चीज कि जनाब सुबह से लेके 2:30 बजे रात तक 3 बजे तक ना फोन ऑन हुए ना नेट ऑन हुआ। इसका प्लान पहले ही सही था और मैं अपने एक्सपीरियंस से अब बताने लगा हूं। ये प्लान 1 साल पहले ही हो चुका था। और सिंध इलेक्शन में जो सेकंड फेज था वो हैदराबाद और कराची के इलेक्शन थे। इंटीरियर सिंध की मैं बात ही नहीं करता, लेकिन कराची में पीपल्स पार्टी का जीत जाना इसी तरह है, इसी तरह जैसे जमाते इस्लामी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी पाकिस्तान की पार्टी दिल्ली में कोई जीत जाए। लेकिन लोकल गवर्नमेंट में इसी तरह इन्होंने किया था। जैसे ये फॉर्म 45 होता है, वहां पर फॉर्म 11 होता है जो लोकल गवर्नमेंट पे। इन्होंने सेम ये किया कि पीटीआई के तकरीबन 25 से 30 सीटें वहां से जीती हुई थी फॉर्म 11 में, और जमात के तकरीबन जमात इस्लामी के 20 कैंडिडेट जीते हुए थे। वहां से अनाउंस हुआ, सारे लोग खुशियां मनाना शुरू हो गए। लेकिन जब आरओ के पास गए तो वहां पर उन्होंने फॉर्म 14, वहां जिस तरह फॉर्म 47 ये जारी करता है, वो फॉर्म 14 और 13 होता है, वो जारी करता है। उसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को हराया गया जो चेयरमैन लेवल के होते हैं या जमात के। अब क्या हुआ, मुझसे राब्ता किया, उस वक्त अली जैदी साहब थे प्रेसिडेंट, गफ्फार खान साहब थे प्रेसिडेंट कराची के, जैदी साहब थे सिंध के, फिर हलीम आदिल शेख साहब थे, आफ्ताब सिद्दीकी साहब थे। उन्होंने मुझसे राब्ता किया जो सिंध का जो इंसाफ लायर फोरम के प्रेसिडेंट अब नवाज शर साहब के जरिए। मुख्तसर ये कि मैंने 30 पिटीशन फाइल की अपने खुद अकेले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची, हैदराबाद और सिंध के। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनकी जुरिसडिक्शन जो सेक्शन 8 और 9 है, रेड विद आर्टिकल 218 आप कह सकते हैं, 225 इलेक्शन कमीशन के पास मैंडेट है, वो है 60 दिन का। अब 60 दिन में एविडेंस नहीं हो सकती, शहादत नहीं हो सकती, जिरा नहीं हो सकती, आप समझते होंगे। इसी तरह जैसे आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जब आप जाते हैं तो वो एरर ऑफ लॉ देखते हैं, और जहां भी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी होती है तो हाई कोर्ट क्या कहती है कि जनाब बिकॉज फैक्चुअल कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व इन द केस, तो वी कैन नॉट इंटरटेन एंड एजुकेट अपॉन दिस इशू। आप काइंडली प्रॉपर फोरम में चले जाए या सिविल कोर्ट में चले जाए। इलेक्शन कमीशन पहले भी मिली हुई थी, उन्होंने 60 दिन में घुमाया,
اور آخر میں کیونکہ ہم نے کہا دیکھے جی یہ فارم انگوٹھا انہوں نے کیا کیا اور یہی ہونے جا رہا ہے کہ فارم 40 ابھی تو 47 جاری کیا ہے نا, یہ اب تیار کر رہے ہوں گے جعلی فارم 45. صحیح. ابھی تک آپ کو پتا ہے صرف پی ٹی آئی کے تمام کینڈیڈیٹس نے اپلوڈ کر دیے اپنے فارم 45. پی ٹی آئی کے آن لائن بھی ہے, ان کے کینڈیڈیٹس کے پاس ہے نہیں, لیکن وہ تیار ہو رہے ہیں. یہ جو بیلٹ پیپرز بھی تیار ہو رہے ہیں اور یہ فارم 45 بھی تیار ہو رہے ہیں جعلی. اب جب فارم 45 ان کو آر او کو بلایا جائے گا, الیکشن کمیشن ہی پراپر فورم ہے, ہائی کورٹ نہیں ہے. جب یہ لوگ آئیں گے تو ہمارا مثال کے طور پر ہماری پٹیشن ہے, نیچے فارم 45 لگے ہوں گے دوسرے ایویڈنس, اس میں انگوٹھا بھی ہوگا, اس کے اسٹیمپ بھی ہوگا, اس میں جو ہے سگنیچر بھی ہوں گے. اب وہ بھی جواب دیں گے کہ نہیں جناب یہ ہوا تھا الیکشن میں, یہ نون لیگ کے جیت گئے یا پیپلز پارٹی کے جیت گئے, یہ فارم 45 ہے ہمارے حساب سے تو یہ جیتے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا, جب ممبر الیکشن کمیشن والے دیکھیں گے 5 ممبر بیٹھے ہوں گے, وہ کہیں گے آپ بھی کلیم کر رہے ہیں, آپ کے بھی انگوٹھے ہیں, ادھر بھی انگوٹھے ہیں, ادھر بھی سائن ہے, ادھر بھی سائن ہے, ادھر بھی اسٹیمپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایویڈنس کے بغیر ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. فیکچوئل کنٹروورسی ہے, فورینزک ہوگے, انگوٹھا کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. تو یہاں سے 60 دن کے بعد یہ ساری ڈسمس ہو جائے گی. تو کیا یہ زرداری صاحب کی اسٹریٹجی تھی جو یہاں پہ امپلیمنٹ کی گئی ہے؟ میں عرض کروں گا یہ پہلے بھی اسٹریٹجی انہی کی تھی جن کو میں ہمیشہ قبضہ گروپ کہتا ہوں. زرداری کے پیچھے, نون کے پیچھے, فضل الرحمان کے پیچھے, یہ جو بھی پارٹی بنائی جاتی ہے ختم کی جاتی ہے ایم کیو میں, سب کو پتا کون بناتا ہے کون گراتا ہے, یہ وہی لوگ ہیں. زرداری کے پیچھے بھی, نون کے پیچھے بھی تمام یہ جو قبضہ گروپ ہے, مافیا ہے, چور ہے, لٹیرے ہیں, یہ کرپٹ لوگ ہیں. خواجہ صاحب ہے کراچی کے, وہ ٹی وی میں بتا رہے تھے کسی خاتون اینکر کو, یہ اس طرح کر کے یہ دیکھیں یہ 5 انگلیاں ہیں, جب یہ انہوں نے کھانا ہوتا ہے نا تو یوں ہو جاتی ہے. تو یہ سارے ایک ہی ہے, ایک ہی مرد مجاہد, ایک ہی مرد کلندر, ایک ہی مرد ہان اس زمین نے پیدا کیا ہے جس کا پوری دنیا میں اب ڈنکا بج رہا ہے, عتیق صاحب, وہ عمران خان صاحب. عتیق صاحب ایک قانونی, آپ قانون دان ہیں, ایک سوال یہ بھی لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے, کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ عمران خان نے سیٹیں تو زیادہ لے لی ہیں, 11 بجے تک جو عمران خان جیت رہا تھا اور اس کے بعد 4 گھنٹے میں ساری ردیم چینج ہوئی اور اس کے بعد عمران خان کو سیٹیں آگے نہیں ملی اور دوسری طرف سے جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ بڑھ گئیں, تو ابھی بھی عمران خان میجورٹی میں ہے جیسے آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں. تو کیا عمران خان کے پاس جو سیٹیں ہیں اور ابھی صدر مملکت بھی یہاں پہ موجود ہیں, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کی بجائے کے پی کے میں اسمبلی کا اجلاس بلا دیا جائے؟ کیا ممکن ہے؟ آپ نیشنل اسمبلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کون بلائے گا؟ اگر صدر اجازت دے دیتا ہے اور عمران خان کی پارٹی کیا ایسا کر سکتی ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. صدر مملکت کے ایک محدود پاورز ہوتے ہیں, ہی ایکٹس انڈر دا لا, وہ پریکٹیکل چیز نہیں دیکھتے. دیکھیں نا یہ قانونی مجگاویوں میں پھنسا رہے ہیں, یہ آپ کو ہی معلوم ہے. صدر مملکت اسی کو بلائے گا کہ جو میجورٹی نظر آئے گی. اب الیکشن میجورٹی قانون کے مطابق کیا ہے, جو الیکشن کمیشن دکھائے گی. تو الیکشن کمیشن بھی آپ کو پتا ہے اس وقت کنٹرولڈ ہے, کمپرومائزڈ ہے, مینجڈ ہے. یعنی کہ سارے ایسا پورا نظام جو ہے نا جس کو ہم شروع سے کہتے ہیں اشرافیہ, یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. چیلنج کرنے والا ایک شخص ہے. تو قانون کے مطابق جو الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کرے گا, مثال کے طور پر نون کو ابھی 82 83 پہ چلے گئے ہیں, پیپلز پارٹی, تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور پرابلم ہے جو پہلے ہی کیا گیا سارا کچھ, کہ پاکستان اس وقت اب وہ آزاد ہے, تو آزاد کو نہیں وہ بلائیں گے کیونکہ وہ پارٹی کو دیکھا جائے گا. آزاد ہو سکتا ہے ابھی 2-4 دن میں مزید پیش رفت ہو. تو مختصر یہ ہے کہ صدر مملکت پارٹی کو جو میجورٹی والی ہے اس کو ہی دعوت دے گا, وہ نیشنل اسمبلی میں ہی ہوگا. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان کے پاس فارم 45 ہے, وہ انگوٹھا سب سے بڑی ایویڈنس ہے, وہ انڈینائبل ہے. جب وہ انگوٹھا فورینزک ہوگا, لیکن فورینزک انفارچونیٹ وہی پاورز کے پاس ہے کیونکہ پورا نظام کنٹرول کیا ہوا ہے. تو مختصر یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس وقت سب کو معلوم ہے کہ 180 جو سیٹس ہے پاکستان تحریک انصاف نے اکارڈنگ ٹو فارم 45 جو کو انہوں نے اپلوڈ بھی کر دی ہے ان کے پاس ہے, اور نون لیگ کے پاس صرف 17 سیٹس ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں وہ پارٹی کو جوائن کرتے ہیں, ان کے پاس 3 یا 4 دن ہوتے ہیں. تو یہ جو آزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے, یہ کیا کریں گے؟ جی میں اس میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اول میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس وقت موجود ہے
वो मैं समझता हूँ कि प्रॉपरली उन्होंने काम पहले नहीं किया। इसको हम कहते हैं, जब हम कॉर्पोरेट काम करते हैं ना, हम कहते हैं पहले से ऐसे काम करें जो आगे आने वाले वक्त को रोका जाए। उन्होंने प्लान पहले से किया हुआ था, और ये प्लान अमेरिका बहादुर ने करके दिया है, क्योंकि अमेरिका बहादुर को चैलेंज करने वाला एक ही मर्द मोमिन था जिसने कर दिया था। वो निजाम चेंज करने वाला था। वो खुददारी के जरिए पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक खुददार और इंडिपेंडेंट मुल्क बनाना चाहता था, जिसको वेस्ट ने, जिसको लीड करता है, वो सब दुनिया का सबसे बड़ा शैतान मैं समझता हूँ, और हमेशा कहता हूँ वो अमेरिका है। वो सबको पता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में उसके क्या क्या घिनौने खेल है और आज तक करता गया है। अमेरिका को यह भी तकलीफ है कि अमेरिका को अफगानिस्तान से निकालने में इमरान खान ने कलीदी किरदार अदा किया था। अमेरिका को यह भी याद है कि इमरान खान ने उसके मुल्क में जाके बताया कि तुम्हारी पॉलिसी की वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को प्रॉब्लम्स होती है। उसने वेस्ट में जाके बताया कि तुमने जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अखबारात में लिखते हो, इससे हमारी दिल आजारी होती है, इसे चेंज करो। और इन्हीं एफर्ट्स की वजह से यूनाइटेड नेशन में आलमी डे मनाया जाता है, नबूवत के हवाले से और ब्लास्फेमी के अगेंस्ट, या इस्लामोफोबिया जो क्रिएट हुआ है। तो इसके बहुत से ऐसी है जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि पीटीआई इमरान खान की शक्ल में आए, जिसके लिए उन्होंने -1 करके मुख्तलिफ और प्लानिंग भी की, उसमें भी नाकामी हुई। और आज भी उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज करके इमरान खान साहब को 2-3 साल सियासत से अलहदा कर सके। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और आज भी यही है। जब वो गए हैं, उन्होंने कहा पहले मेरी सीटें बहाल करो, फिर बात करेंगे। हो सकता है सुना है कि पीपल्स पार्टी ने भी अप्रोच किया, उन्होंने कहा सॉरी, सिंध में वहां से ये जो रात को वीआईपी रूट लगा था, क्या ये सारी किसी सिलसिले की कड़ियां थी? इसमें मैं आपको करूं, ये सारी जो है ना, ये गेम होती है, यही नहीं माफिया की। इन्होंने कोशिश की अवाम को कंफ्यूज किया जाए कि इमरान कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ये क्या दहशत बढ़ाने के लिए किया गया, या कोई और रंजिश हो सकती है उसकी? देखिए, इसमें मैं डीपली नहीं जानता, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे खबर मिली है कि चौधरी अदनान की जो रंजिश थी वो चौधरी तनवीर लोगों से थी, और उनके वालिदैन, उसके वालिद साहब भी मेरे ख्याल कत्ल हुए थे, और इनकी जो खानदानी कोई दुश्मनी चल रही है, मैं इस तनाजुर में नहीं देखना चाहता। क्योंकि चौधरी अदनान मेरे हिसाब से गालबन कुछ अरसे पहले अनाउंस करके, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेशुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपर टीयर लीडरशिप को हटाया गया, नाम बताने की जरूरत नहीं, बेशुमार नाम है। तो चौधरी अदनान को भी जबरदस्ती उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी थी, जिस तरह पिंडी के एक और फयाजुल हसन चौहान साहब को करवाया गया। वो तो वैसे ही हमेशा शुरू से ही बेगैरत आदमी है। मैं हमेशा कहता हूँ इन पर लानत भेजनी चाहिए, ऐसे लोगों को जिन्होंने सियासत को हमेशा अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। तो मैं चौधरी अदनान के हवाले से ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता कि बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक कोई साथी रंजिश भी थी, और क्योंकि पीटीआई छोड़ चुके थे तो उस हवाले से पीटीआई से मैं लेख नहीं करना चाहता। नाज़रीन, हमारे पास सीनियर कानूनदान अतीकुर रहमान मौजूद थे। अतीकुर रहमान का कहना है कि जो इलेक्शन सिंध में कॉन्टेस्ट किए गए थे और पीटीआई और जमात इस्लामी बड़ी खुशियां मना रही थी, और फिर अचानक फॉर्म 11 में तब्दीली कर दी गई और उनको कोई और तस्वीर पेश कर दी गई। इसी तरह मौजूदा इलेक्शन में यही काम किया गया है, और रात 11 बजे तक जो इलेक्शन पीटीआई के हक में जा रहा था, 4 घंटे के बाद पीटीआई उसे हक से महरूम कर दिया गया। इसी के साथ इजाजत दीजिए। सरदार जहीर, मरकज टीवी।